तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर से स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे मेरे साथ साथ, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। कुछ प्रॉपर्टीज है वेक्टर की जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना, और ये हर जगह अप्लाई होंगी आगे चलकर, इसलिए इनको सीखना जरूरी है। अब देखो, ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर हैं, इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर, है ना, ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर। अब ये ट्रांसलेशन से क्या मतलब है, इसको हम समझते हैं। ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर, है ना बच्चों। तो ट्रांसलेशन से क्या मतलब है, तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझा दूंगा कि ट्रांसलेशन का क्या मतलब होता है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, इफ अ वेक्टर इज शिफ्टेड if a vector is shifted parallel to itself without any change in magnitude, in the same plane, then without changing magnitude, एंड यहाँ पे बच्चों डायरेक्शन भी लिख लो, है ना। ना तो हमने डायरेक्शन चेंज करना है, हालांकि पैरेलल शिफ्ट किया है तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, है ना। विदाउट एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन द सेम प्लेन, then there is no effect on the vector, that is, it remains same as it is, अब इसका मतलब क्या है, इसको हम समझते हैं ना। तो ये पहली प्रॉपर्टी है ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर में। तो इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपने पास बच्चों वेक्टर ए है, स्मॉल ए वेक्टर है, इस तरीके से। अब मैं ये देखो, ये किस प्लेन में वेक्टर बना हुआ है, तो ये आपका जो प्लेन है बच्चों, ये कौन सा प्लेन है, जो ये पेपर के प्लेन पे बना हुआ है। ठीक, अब इस प्लेन पे मैं इसको कहीं पर भी मूव कर जाऊं, यहां मूव कर लूं या यहां मूव करूं, इसको पैरेलली कहीं पे भी शिफ्ट कर दूं, इससे और भी कई सारे प्लेन हो सकते हैं पास होने के लिए, है ना। तो मतलब ऐसा भी हो सकता है ये वर्टिकल हो तो ऊपर चले जाओ, है ना। तो सेम प्लेन नहीं लिखे, एनीवेयर इन द रीजन लिख सकते हैं ना, इन द स्पेस लिख लो यहाँ पर, तो ज्यादा सही रहेगा मेरे ख्याल से। इन द स्पेस पे कहीं पर भी आप पैरेलल शिफ्ट करते हो, तो देखो, ना तो मैंने इस वेक्टर का लेंथ चेंज किया, अगर इसकी लेंथ L सेंटीमीटर है तो इसकी लेंथ भी L सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ भी L सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ भी L सेंटीमीटर है। तो मैं इसको कैसे भी कहीं पर भी पैरेलली शिफ्ट कर दूं, स्पेस में कहीं पे ही पैरेलली शिफ्ट कर दूं, तो ना तो मैंने इसका मैग्नीट्यूड चेंज किया, ना तो इसकी लेंथ चेंज की गई है, और ना ही इसकी क्या चेंज की गई बच्चों, डायरेक्शन भी इसकी राइट की तरफ ही है हमेशा, है ना। स्पेस में आप कहीं भी शिफ्ट कर लो, ऊपर ले आओ पैरेलली, नीचे ले जाओ। तो बेसिकली आपने अगर इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया और इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ और पैरेलली कहीं पे भी शिफ्ट कर दिया, तो ये वेक्टर भी ए वेक्टर ही कहलाएगा, ये वेक्टर भी ए वेक्टर ही कहलाएगा, और ये वेक्टर भी ए वेक्टर ही कहलाएगा। मतलब इस वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो वेक्टर पहले था वो अभी भी वैसा ही रहेगा, क्योंकि ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है और ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज हुई है, क्योंकि आपने पैरेलल शिफ्टिंग की है। तो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में था हमेशा उसी डायरेक्शन में रहेगा। तो ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर पॉसिबल होता है, यानी कि हम किसी वेक्टर को स्पेस में कहीं पे भी ले जा सकते हैं, और अगर हम उसको पैरेलली ले जाएं विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, तो हम उसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं, ये पॉसिबल है। तो उस पे वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेक्टर रिमेन्स सेम एज इट इज, जैसे पहले वेक्टर था
बाद में भी वैसा ही रहेगा जब वो न्यू पोजीशन पे चला जाएगा। बट याद रखें, जब हम पोजीशन चेंज कर रहे होंगे तो ना तो डायरेक्शन चेंज करना है, ना ही आपको मैग्नीट्यूड चेंज करना है। तो आई होप आपको बात क्लियर होगी। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर, है ना। और ये ट्रांसलेशन वाली प्रॉपर्टी का हम बहुत जगह पे यूज करेंगे आगे चल के, है ना। हम वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर देंगे, उसकी ना डायरेक्शन चेंज करेंगे, ना मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे, लेंथ भी चेंज नहीं करेंगे, तो वेक्टर वही माना जाएगा जो पहले था। तो आई होप आपको ये क्लियर है। उसके बाद ध्यान से देखो तो सेकंड जो आपकी प्रॉपर्टी है वेक्टर से रिलेटेड, ये है रोटेशन ऑफ वेक्टर, है ना बच्चों, रोटेशन ऑफ वेक्टर। अब ये रोटेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं अच्छे से। एक्चुअली में क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है ना बच्चों, ये ऐसा कोई वेक्टर है, ए वेक्टर है। अब आप सोचो कि इसको अगर मैं रोटेट कर दूं, मान लो इसको मैंने रोटेट किया क्लॉकवाइज, सम एंगल, कोई थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, तो देखो ये वेक्टर थीटा एंगल से रोटेट होने के बाद ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी और मैं इसको ऐसे रोटेट कर दिया, तो थीटा एंगल रोटेट होने पर इसका मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हुआ क्योंकि इसकी लेंथ तो वही है, तो मैग्नीट्यूड रिमेन सेम। बट इस वेक्टर में और इस वेक्टर में अंतर क्या है, इन दोनों के डायरेक्शंस चेंज हो गए। अगर मैं आपको बोलूं बच्चों ये a1 वेक्टर था इस डायरेक्शन में और इसकी लेंथ ये थी, तो इसका मैग्नीट्यूड सेम है। ये a1 और ये जो नया वेक्टर बना a2, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि आपने रोटेशन करते समय मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया है। तो a1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और a2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो सेम है। बट आप ध्यान से देखो तो डायरेक्शन बदल चुकी है, ये ऐसे इंक्लाइन डायरेक्शन में था और ये ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो बेसिकली वेक्टर में चेंज आया है, डायरेक्शन की वजह से चेंज आया है, मैग्नीट्यूड की वजह से चेंज नहीं आया है। ये बात याद रखिएगा आप, इसमें डायरेक्शन की वजह से चेंज आया है, मैग्नीट्यूड की वजह से चेंज नहीं आया है। वेक्टर के पास दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो जब आप किसी भी वेक्टर को रोटेट करते हो किसी भी एंगल से, तो उसका मैग्नीट्यूड तो रिमेन सेम रहता है बट उसकी डायरेक्शन चेंज कर जाती है बच्चों, और वेक्टर दूसरा हो जाता है वो। अब वो पुराने जैसा वेक्टर नहीं रहा। हाँ, लेकिन अगर ऐसा करें आप कि ये हमारे पास कोई बी वेक्टर था और इसको मैंने 360 डिग्री रोटेट किया, ऐसे क्लॉकवाइज करो चाहे एंटी क्लॉकवाइज करो, 2 पाई रेडियंस और 360 डिग्री अगर आपने इसको रोटेट कर दिया तो क्या होगा बच्चों, वेक्टर रोटेट होके वापिस उसी पोजीशन पे आ जाएगा और उसी डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर 2 पाई और 360 रोटेट करते हैं तो ये रोटेट करके उसी डायरेक्शन में आ जाएगा, उसी पोजीशन पे आ जाएगा, तो फिर वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब इसको रोटेट किया तो ये फिर इसकी फाइनल वो है, तो डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो अभी भी ये वी वेक्टर ही है, इसमें डायरेक्शन में चेंज नहीं आया। तो रोटेशन ऑफ वेक्टर में क्या याद रखने वाली बात है कि अगर हम वेक्टर को किसी भी एंगल पे रोटेट करें एक्सेप्ट 2 पाई और 360 डिग्री, तो फिर वेक्टर के डायरेक्शन में चेंज आता है ना, और उसके मैग्नीट्यूड में उस समय चेंज नहीं आता है। और अगर 360 और 2 पाई रोटेशन हुआ है वेक्टर का, तो वेक्टर रिमेन सेम एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, कोई इफेक्ट नहीं होता है ना। तो ये रोटेशन ऑफ वेक्टर वाला भी हम प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको वर्ड्स में लिख देता हूं, इफ वी रोटेट a vector by 2 pi radians और 360 डिग्री, एक ही बात है, एक डिग्री में एंगल लिखा है, एक रेडियंस में लिखा है 360 डिग्री, then there is no effect on the vector, but if we rotate any other angle, then the direction of vector changes, but magnitude remains same, लेकिन बच्चों आप एक बात समझें
कि मैग्नीट्यूड भले ही सेम है बट डायरेक्शन बदल गया, तो डायरेक्शन बदलना भी तो वेक्टर बदल गया ना, तो डिफरेंट वेक्टर है। अगर सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन अलग अलग है तो हम उन वेक्टर्स को इक्वल नहीं बोल सकते, फिर वो वेक्टर्स अलग अलग हो जाएंगे, है ना। हाँ, बस मैग्नीट्यूड बस सेम रहेगा। तो आई होप आपको रोटेशन ऑफ वेक्टर वाली प्रॉपर्टी भी समझ में आई होगी कि रोटेशन करने से क्या इफेक्ट आता है ना। तो इसको नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते। तो देखो बच्चों, ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर हमने समझ लिया, रोटेशन ऑफ वेक्टर हमने समझ लिया। अब जो तीसरी चीज है जो वेक्टर में बहुत यूज होने वाली है आगे चलकर, जो डिफरेंट डिफरेंट रूल्स में, लॉज में यूज होगा, वो है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब इसकी जरूरत क्या है एक्चुअली में, क्या है कि अगर वेक्टर्स, अगर आपको दो वेक्टर्स दिए गए तो उसमें आप बहुत सारे एंगल अलग अलग डिफाइन कर सकते हो। तो ऐसा ना हो और सारे आंसर हमारे एक हिसाब से आए, इसलिए हमने एक स्टैंडर्ड बनाया है। तो एंगल, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल नापने का एक तरीका हमने डिफाइन किया हुआ है और उसी तरीके से हमने एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बनाया हुआ है। तो उसको आपको सीखना है और आपको वैसे ही एंगल निकालना है दो वेक्टर्स के बीच में, है ना। अब देखिए एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर ये है जिसको हम बोल रहे हैं ए वेक्टर, है ना, और आपके पास हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल इंक्लिनेशन पर, ये ए तो हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग है और ये जो दूसरा वेक्टर है आपका बी वेक्टर, ये मान के चलिए कि ये आपका हॉरिजॉन्टल से कुछ इंक्लाइंड है। कितने एंगल इंक्लाइंड है, तो हम बोल देते हैं थीटा एंगल इंक्लाइंड। ठीक, अब हमें इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, जब आप एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालते हैं तो या तो आप हेड और हेड को जोड़ेंगे, आपको पता है हेड का मतलब क्या होता है, या तो आप टेल टू टेल जोड़ेंगे। हमेशा याद रखेंगे, कभी भी हेड को टेल से या टेल को हेड से नहीं जोड़ोगे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स के लिए। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स के लिए ऑलवेज ज्वाइन, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, फॉर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ऑलवेज ज्वाइन, ऑलवेज ज्वाइन हेड, हेड टू हेड, हेड टू हेड और टेल टू टेल। आपको हेड से हेड मिलाना है या टेल से टेल मिलाना है, टेल टू टेल, है ना। तभी आप एंगल बिटवीन द वेक्टर्स को डिफाइन करेंगे, कभी भी हेड को टेल से नहीं मिलाएंगे। किसके लिए, याद रखेंगे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स के लिए। अब ध्यान से देखो, हम दोनों, हमें इनके टेल और टेल को मिलाना है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स के लिए। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये ए वेक्टर का टेल है, तो मैं इसको यहाँ पे बना लेता हूं। ये मैं ए वेक्टर को ट्रांसलेट करके ले आया यहाँ पर कहीं पर, ये देखो ऐसे, ये ट्रांसलेशन तो पॉसिबल है ना बच्चों। मैंने ना इसकी लेंथ बदली ना इसकी डायरेक्शन बदली और स्पेस में पैरेलली शिफ्ट कर दिया, तो वो वही वेक्टर है जो पहले था, तो ये ए वेक्टर ही रहेगा। उसके बाद फिर मैंने बी को पैरेलली शिफ्ट किया 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 किया, ट्रांसलेट करके इस तरीके से शिफ्ट किया कि बी का टेल और ए का टेल कॉन्साइड हो जाए। तो देखो ये आपका, इसको पैरेलली ऐसे ऐसे शिफ्ट किया तो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे ऑलरेडी बी है, ऐसे मैं इसके टेल और ए के टेल को दोनों को मिला दिया, तो ये आपका बी वेक्टर हो गया। अब ध्यान से देखें, अब हमें एंगल बिटवीन द वेक्टर्स फाइंड करना है। हमने एक काम तो कर दिया कि टेल टू टेल ज्वाइन कर लिया, उसके बाद फिर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं। एक ये वाला एंगल है जो थीटा है और दूसरा एंगल ये है। अब इसमें कौन सा एंगल लेंगे, तो यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो जाता है। ये 360 माइनस थीटा है। अब कई बार कोई व्यक्ति इसको एंगल मानेगा, कोई इसको मानेगा, तो इसमें भी कंफ्यूजन आएगा। तो इसको भी हमने सेट कर दिया, स्टैंडर्ड कर दिया कि आपको एंगल बिटवीन द वेक्टर्स उसी को मानना है जिस एंगल की रेंज, जिस एंगल की रेंज 0 से 180 होगा, उसी को आप एंगल बिटवीन द वेक्टर्स मानोगे। मतलब छोटे एंगल को आपको एंगल बिटवीन द वेक्टर्स मानना है, बड़े एंगल को एंगल बिटवीन द वेक्टर्स नहीं मानना है। जैसे इस केस में ये जो आपको थीटा दिख रहा है, ये 0 से 180 के बीच में है, तो ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है। जबकि 360 माइनस थीटा, ये आपका, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 180 की रेंज से बड़ा हो गया है, तो ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स नहीं लेना है। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स किसको माना जाता है बच्चों, हमेशा स्मॉलर एंगल को, या फिर जिसकी रेंज क्या होगी बच्चों, 0 से लेकर 180 के बीच में, उसी को आप एंगल बिटवीन द वेक्टर्स मानेंगे। तो यहाँ पे थीटा जो है वो आपका एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है। तो हमेशा याद रखेंगे, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालने के लिए पहला स्टेप क्या करना है, ऑलवेज ज्वाइन हेड टू हेड और टेल टू टेल। फिर आपको क्या करना है, टेक
टेक दैट एंगल, टेक दैट एंगल, ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट है। टेक दैट एंगल एज एंगल बिटवीन द वेक्टर, एंगल बिटवीन द two vectors whose range is lies between, lies between 0 डिग्री टू 180 डिग्री। उसी को आपको एंगल बिटवीन द वेक्टर्स मानना है ना। तो इस तरीके से आप एंगल बिटवीन द वेक्टर्स मानेंगे। अब ध्यान से देखो, तो ये जो आंसर थीटा है ना बच्चों, यही आंसर आपका हेड से हेड मिलाने पे भी आएगा, तो टेंशन मत लो उसकी, है ना, वही सेम आंसर आएगा। देखो मैं आपको इसमें करके ही बता देता हूं। आप अगर ध्यान से देखें तो ए वेक्टर को मैंने ट्रांसलेट करके यहां बना लिया, नीचे देखो आप, ये आपका ए वेक्टर हो गया। अब ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर का हेड जोड़ो, तो इसको इस तरीके से ट्रांसलेट करो ताकि बी का हेड ए के हेड से जुड़ जाए। तो देखो बच्चों, ये इस तरीके से हमने ट्रांसलेट किया, तो ये ऐसे, ये बी वेक्टर का हेड है और ये ए वेक्टर का हेड है, दोनों को ज्वाइन कर लिया। और बी वेक्टर बच्चों ऐसे ट्रांसलेट करना था ना, पैरेलल शिफ्ट करना था, तो अभी भी हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल कितना है, थीटा। तो आप ध्यान से देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ए तो अलोंग हॉरिजॉन्टल था ही, तो ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये आपकी ट्रांसवर्सल हो गई। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। तो देखो इसमें भी दो एंगल बन रहे हैं, एक 360 माइनस थीटा और एक थीटा। तो ये वाला एंगल नहीं लेना है, कौन सा एंगल लेना है, थीटा। तो यहाँ पे भी जो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है वो कितना है बच्चों, थीटा। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स को कैसे डिफाइन किया गया है। और कभी भी आपको एंगल बिटवीन द वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे आगे चल के लॉज में पड़ेगी, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ऐसे ही निकालना है आपको, उसी को आपको एंगल बिटवीन द वेक्टर्स मानना है। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर होगा, थर्ड पॉइंट। देखिए बच्चों, जैसे ये आपके पास एक क्वेश्चन है ना, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। और ये जो वेक्टर्स हैं ये पैरेललोग्राम के फॉर्म में, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, फिर सी डी वेक्टर। ये दिख नहीं रहा है पैरेललोग्राम, लेकिन पैरेललोग्राम शेप है, ऐसा मान लो आप, है ना। तो ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, सी डी वेक्टर और डी ए वेक्टर। और इसके बीच का जो एक एंगल है, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में, उसका एंगल आपको दिया गया 60 डिग्री। फिर आपसे पूछा गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन में कि ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर में कितना एंगल है। तो बच्चों ये ए बी वेक्टर है और ये बी सी वेक्टर है। तो आप ध्यान से देखो, ये 60 डिग्री है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 120 डिग्री है। तो कई बार बच्चे इसका आंसर 120 डिग्री लिखते हैं, एंगल बिटवीन ए बी एंड बी सी वेक्टर 120 डिग्री लिख देते हैं, लेकिन नहीं, ये गलत है। 120 डिग्री नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक दिक्कत है। यहाँ पे देखो, ए बी वेक्टर का हेड है और बी सी वेक्टर का टेल है, जबकि आपको बताया गया है कि एंगल बिटवीन द वेक्टर से पहली कंडीशन तो ये है कि हेड टू हेड ज्वाइन होना चाहिए या फिर टेल टू टेल ज्वाइन होना चाहिए, तभी आप एंगल निकाल सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस ए बी वाले वेक्टर को आप शिफ्ट करो आगे आगे आगे। देखो ए बी वेक्टर को आगे शिफ्ट करोगे तो इसके टेल को बी सी वेक्टर के टेल से जोड़ो, ये आगे शिफ्ट हो गया आपका, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये ए बी वेक्टर। अब देखो इन दोनों के टेल से टेल ज्वाइन है, तो इनके बीच का जो छोटा एंगल है ये तो पूरा बड़ा एंगल हो जाएगा। ये एंगल है जो 180 और उसके बीच में आएगा, जीरो के बीच में। तो अगर ये 120 है, ये स्ट्रेट लाइन था, तो 180 में से 120 माइनस कर दो, तो ये कितना एंगल हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री। तो आपका ए बी एंड बी सी वेक्टर के बीच का जो आंसर है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, वो 60 डिग्री है, ये आपको याद रखना है। फिर आपसे पूछा गया कि बीसी वेक्टर के बीच में और सी डी वेक्टर के बीच में, बीसी वेक्टर के बीच में और सी डी वेक्टर के बीच में कितना एंगल है। तो फिर से वही, अभी हम इन दोनों के बीच का ये एंगल आंसर नहीं बोल सकते, ये भी 60 होगा, तो इसको आंसर नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि इन दोनों, इसका हेड है, इसका टेल है। तो इस बीसी वेक्टर को ऊपर ले जाओ, ऊपर ट्रांसलेट कर दो ऐसे, तो ये आपका बीसी वेक्टर ऊपर ट्रांसलेट हो गया, तो दोनों के टेल से टेल जुड़ गए। तो ये एंगल है जो 0 से 180 के बीच में है, ये बड़ा वाला एंगल है, इसको नहीं लेना है। तो अगर ये 60 है तो 180 में से 60 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा, ये आएगा 120। तो सेकंड का जो आंसर है वो है 120 डिग्री। फिर थर्ड का बच्चों, तो थर्ड में भी आप ऐसे कर सकते हो, ए बी वेक्टर और डी ए वेक्टर। तो डी ए वेक्टर को टेल से टेल जोड़ने के लिए नीचे ले आओ, अगर आप नीचे ले आओगे तो ये आपका डी हो गया, ये आपका ए हो गया, तो डी ए वेक्टर। तो ये एंगल आपका आंसर है। तो 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कैसे निकाला जाता है। तो उसमें दो स्टेप हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले हेड से हेड ज्वाइन करो या फिर टेल से टेल ज्वाइन करो।
दूसरा स्टेप, दो एंगल बन रहे होंगे, जो एंगल की रेंज 0 से 180 के बीच में हो वो आपका एंगल बिटवीन द वेक्टर्स का आंसर होगा, है ना। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि एंगल ऑफ बिटवीन द वेक्टर्स क्या होता है और उसको कैसे निकालते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर के कौन कौन से टाइप्स हैं वो हम देख लेते हैं जल्दी से, ठीक। तो जैसे आपका पहला वेक्टर है, फर्स्ट टाइप का जो वेक्टर है उसको हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। और जैसा कि नाम कह रहा है, आपको बात समझ में आ गई होगी कि को इनिशियल वेक्टर्स का क्या मतलब होता है। को इनिशियल वेक्टर्स, है ना, तो ऐसे वेक्टर्स जिनका ओरिजिनेटिंग पॉइंट यानी कि जो टेल वाला पॉइंट है वो एक ही पॉइंट से निकले। जैसे ये आपका एक वेक्टर हो गया ए, ये आपका दूसरा वेक्टर हो गया बी। देखो इनका जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट है वो सेम है, तो इसको हम कौन सा वेक्टर बोलते हैं बच्चों, को इनिशियल वेक्टर। आप ध्यान से देखो तो ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में हो। को इनिशियल वेक्टर्स जो होते हैं वो अलग अलग प्लेन में भी हो सकते हैं। जैसे ए बी का, ए और बी वेक्टर तो आपके इस प्लेन में है जो पेपर में है। अब यहाँ पे एक डायरेक्शन का भी समझ लो, मतलब जो हम बहुत बार यूज करेंगे आगे चलकर। मैं आपको एक तो ये वाला डायरेक्शन आप समझे, इस तरीके का डायरेक्शन, और एक ये वाला डायरेक्शन समझे। जब मैं इसे क्रॉस करके गोला लगाऊंगा तो इसका मतलब होगा इनवर्ड नॉर्मल। इनवर्ड नॉर्मल। इनवर्ड नॉर्मल। और जब आपका ये ऐसा डॉट करके गोला लगाया जाएगा तो इसका मतलब होगा आउटवर्ड नॉर्मल। आउटवर्ड नॉर्मल, है ना बच्चों। इसका मतलब आउटवर्ड नॉर्मल और इसका मतलब इनवर्ड नॉर्मल। तो ध्यान से देखो, नॉर्मल का मतलब इस पेपर से परपेंडिकुलर है, इस पेपर से परपेंडिकुलर। और आप ध्यान से देखो तो डॉट लगाने का मतलब ये है कि ये पेपर से ऐसे है परपेंडिकुलर, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। ये बाहर की तरफ है ना बच्चों, ऊपर की तरफ, आपके लिए ऊपर की तरफ, पेपर से परपेंडिकुलर और आपकी तरफ, ये आउटवर्ड नॉर्मल कहलाएगा। और ये जो आपका क्रॉस है, क्रॉस, ये आपका परपेंडिकुलर तो है बट अंदर की तरफ, ये ऐसे है ना, ऐसे अंदर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ। ये जो पेपर का प्लेन है इसके अंदर की तरफ, इनवर्ड नॉर्मल मतलब आपसे दूर। ये आपकी तरफ डॉट और ये आपसे दूर। और कभी कंफ्यूजन हो इन सिंबल्स में तो आप ऐसे याद कर लिया करो इनको। मान लीजिए आपके पास एक एरो है बच्चों, एरो। एरो तो देखा होगा सभी ने, ठीक, ऐसा एरो है। तो आपको पता है, अगर आपने एरो देखा है तो पीछे पंख भी लगे रहते हैं एरो में। तो आप इस एरो को सोचें, जब ये एरो आपके तरफ आ रहा होगा, आपके तरफ, तो आपको सिर्फ ये पॉइंट दिखाई देगा, तीर का जो नोकीला पोर्शन है वो दिखाई देगा। यानी कि आपको जब नोकीला पोर्शन दिखाई दे रहा है, डॉट दिखाई दे रहा है, तो मतलब एरो आपकी तरफ आ रही है, तो ये आउटवर्ड नॉर्मल हो गया। आपकी तरफ वाला जो परपेंडिकुलर है वो आउटवर्ड नॉर्मल। और जब आपसे ये एरो दूर जा रहा होगा, मान लो इस एरो के पीछे आप खड़े हो, तो जब पीछे खड़े होके देखोगे तो ये पंख का क्रॉस दिखाई देगा आपको, मतलब ये एरो आपसे दूर जा रहा है। तो जब यहाँ पे क्रॉस लगा है तो ये परपेंडिकुलर आपसे दूर, नीचे की तरफ, प्लेन से परपेंडिकुलर जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इनवर्ड नॉर्मल। तो आप चाहें तो ऐसे याद भी रख सकते हैं इन सिंबल्स का मतलब। डॉट का मतलब आपकी तरफ और क्रॉस का मतलब आपसे दूर की तरफ, और परपेंडिकुलर ही लेना है दोनों को। तो ये आउटवर्ड नॉर्मल और ये इनवर्ड नॉर्मल। वैसे आप ध्यान से देखो तो जैसे ये ए और बी जो वेक्टर्स हैं ये एक ही प्लेन में, मान लीजिए इसी पॉइंट से स्टार्ट होता है और ये ऊपर की तरफ है ऐसे दूसरे प्लेन में, एक ऐसा वेक्टर है, तो इसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखो बच्चों, डॉट से आपकी तरफ ये एक सी वेक्टर है, तो ये भी को इनिशियल वेक्टर होगा, क्योंकि ए बी और सी तीनों वेक्टर एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो ए बी सी आर को इनिशियल वेक्टर्स। तो आई होप आपको को इनिशियल वेक्टर्स का मतलब समझ में आ गया होगा। तो देखिए बच्चों, अब हम सेकंड टाइप के वेक्टर को समझते हैं, है ना। तो जो आपका सेकंड टाइप का वेक्टर है वो है आपका कोलीनियर वेक्टर्स। तो इसमें भी आपको नाम ही बता रहा है कि कौन से टाइप के वेक्टर्स होंगे। कोलीनियर वेक्टर्स मतलब जो ऐसे वेक्टर, जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, जो एक ही लाइन पे हो, है ना बच्चों, जो एक ही लाइन पे हो, उनको हम कौन सा वेक्टर बोलेंगे। या फिर आपका सी वेक्टर ऐसे हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में लेकिन एक ही लाइन पर है। तो ये जो एक ही लाइन पे होते हैं जो वेक्टर्स, उनको क्या बोलते हैं बच्चों, कोलीनियर वेक्टर्स, है ना। या फिर आप सोचो पैरेलल वेक्टर भी होते हैं, अगर पैरेलल,
जैसे डी वेक्टर बी के पैरेलल है, तो आप सोचो इस डी वेक्टर को आप ट्रांसलेट करके बी की लाइन में ला सकते थे, क्योंकि ट्रांसलेशन से वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पैरेलल वेक्टर्स को भी आप कोलिनियर वेक्टर्स बोल सकते हो, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब क्या होता है, जो सेम लाइन में हो, या फिर पैरेलल वेक्टर्स भी आपके कोलिनियर हो सकते हैं, क्योंकि आप उनका ट्रांसलेशन कर सकते हो और जो पहले वेक्टर जिस लाइन पे उस लाइन पे भी ला सकते हो, क्योंकि उससे डायरेक्शन चेंज नहीं होगा और लेंथ चेंज नहीं करोगे तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, तब भी वो कोलिनियर ही कहलाएंगे, है ना। तो आई होप आपको कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब भी समझ में आया है। फिर थर्ड टाइप का जो वेक्टर है उसको बोलते हैं बच्चों कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स, इसमें भी आपको इसका जो नेम है वही सजेस्ट कर रहा होगा कि इसका क्या मतलब होता है। तो ऐसे दो वेक्टर्स, जैसे आपका ये ए वेक्टर है बच्चों, ये आपका बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ये एक ही प्लेन में है। किस प्लेन में? तो इस पेज के प्लेन में, जो आपको पेपर दिखाई दे रहा है उस प्लेन में। तो एक ही प्लेन में जो वेक्टर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? कोप्लेनर वेक्टर्स। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो आपका ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर आर कोप्लेनर, आर कोप्लेनर, दोनों एक ही प्लेन में है तो वो कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, है ना। ये तो नाम ही सजेस्ट कर रहा है। अब जैसे अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों कि यहाँ पे एक और वेक्टर है सी वेक्टर, जो बाहर की तरफ है इस प्लेन से परपेंडिकुलर, देखो इसके जैसा जो मैंने आपको बताया आउटवर्ड नॉर्मल, वो ऊपर की तरफ है, मतलब वो स्टार्ट तो यहीं से हो रहा है बट वो इस प्लेन में नहीं है, जैसे ऊपर है। तो मैं आपसे पूछूं क्या अब ये कोप्लेनर वेक्टर है? क्या सी वेक्टर ए वेक्टर के साथ कोप्लेनर है? क्या सी ए बी सी तीनों वेक्टर एक साथ कोप्लेनर है? तो आप क्या बोलोगे बच्चों? तो ए बी आपके पेपर के प्लेन में, जबकि सी वेक्टर उससे परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियस सी बात है ए बी सी वेक्टर जो होंगे वो कोप्लेनर नहीं होंगे। तो ए बी एंड सी एक साथ, ए और बी तो कोप्लेनर है बट ए बी सी तीनों एक साथ कोप्लेनर नहीं है, तो हम बोलेंगे आर नॉट कोप्लेनर, आर नॉट कोप्लेनर वेक्टर्स, है ना। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या सी और ए वेक्टर ये कोप्लेनर है, तो कई बच्चों का जवाब होगा कि सर ये कोप्लेनर है ही नहीं, क्योंकि ए तो किसके प्लेन में है बच्चों? आपका पेपर के प्लेन में, और जबकि ये परपेंडिकुलर है। तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है बच्चों। आपका सी वेक्टर और ए वेक्टर, अगर बी को नहीं लेते हो आप, तो सी और ए ये दोनों कोप्लेनर है। आप खुद सोचो कि ये जो ए वेक्टर ऐसा है और ये जो सी वेक्टर ऊपर है, तो ये प्लेन देखो ना, अगर ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन डालोगे तो उसमें ए वेक्टर भी आ जाएगा और आपका सी वेक्टर भी आ जाएगा, तो दोनों एक प्लेन में आ तो गए। तो मतलब ये कैसे वेक्टर्स हो गए? कोप्लेनर। तो अगर बी को इंक्लूड नहीं करते हो, सिर्फ आप ए एंड सी को देखते हो, तो ए एंड सी आर कोप्लेनर। वो एक दूसरे प्लेन में, सेम प्लेन में बट एक दूसरे प्लेन में, जो ए बी का प्लेन है वो अलग है बट ए सी का प्लेन अलग है, और वो एक दूसरे के साथ कोप्लेनर है। वैसे आप सोचो कि सी वेक्टर और बी वेक्टर के बारे में, तो एक्चुअली में सी और बी वेक्टर भी अगर ए को इंक्लूड नहीं करते हो तो ये दोनों आपस में कोप्लेनर है। कैसे? देखो सी वेक्टर ऐसे ऊपर की तरफ है, ऐसे ऊपर की तरफ, और बी वेक्टर ऐसे इंक्लाइंड है। तो देखो ये वाला प्लेन है बच्चों, ऐसा तिरछा प्लेन, ये इसमें सी वेक्टर भी आ जाएगा और आपका बी वेक्टर भी आ जाएगा। तो बी और सी इंडिविजुअली एक साथ एक दूसरे के कोप्लेनर है, तो बी सी एंड बी वेक्टर आर कोप्लेनर। जबकि अगर आप तीनों को साथ में देखेंगे तो वो एक प्लेन में नहीं आ रहे हैं, ए बी सी तीनों एक प्लेन में नहीं है, वो अलग अलग प्लेन में हो गए। तो ए बी सी नॉट कोप्लेनर है। लेकिन इनमें से कोई भी दो वेक्टर लो, ए बी लो, ए सी लो, सी बी लो, वो आपस में कोप्लेनर है। तो कहने का ये मतलब है कि कोई भी दो वेक्टर चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो, वो हमेशा ही कोप्लेनर होते हैं। उसके लिए आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पे मैं वो पॉइंट भी लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनी टू वेक्टर्स, एनी टू, है ना। जब दो से ज्यादा होते हैं तब प्लेन की समस्या आती है, लेकिन अगर सिर्फ दो वेक्टर्स हैं तो वो हमेशा ही कोप्लेनर है। एनी टू वेक्टर्स ऑलवेज कोप्लेनर टू ईच अदर, ऑलवेज कोप्लेनर टू ईच अदर, ऑलवेज कोप्लेनर टू ईच अदर। कोई भी दो वेक्टर्स आपस में हमेशा ही कोप्लेनर होते हैं, ये फंडामेंटल रूल है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो देखो बच्चों,
और भी प्रकार के वेक्टर्स होते हैं, उनको जल्दी से पढ़ते हैं। जो फोर्थ टाइप का आपका वेक्टर होता है उसको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स, और इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि इसका क्या मतलब है। मुझे नहीं लगता मुझे इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कोई भी दो वेक्टर्स, आपका ए वेक्टर हो, आपका बी वेक्टर हो, अगर उन दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाए, मतलब वो कोलिनियर हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो एंगल दोनों के बीच का कितना होगा बच्चों? 0। तो ऐसे वेक्टर्स जिनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो, उनको हम क्या बोलेंगे बच्चों? पैरेलल वेक्टर्स, है ना। तो आई होप नाम सजेस्ट कर रहा है आपको, आपको वैसे ही पता चल गया। फिफ्थ वाला जो टाइप का वेक्टर होता है उनको हम बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि इसका क्या मतलब है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होंगे बच्चों? जैसे मान लीजिए ए वेक्टर आपका ऐसा है, बी वेक्टर उसके अपोजिट डायरेक्शन में, बी वेक्टर जो ए का डायरेक्शन है उससे अपोजिट डायरेक्शन में अगर बी वेक्टर हो जाएगा, तो जब हम इसके टेल से टेल को मिलाएंगे तो इनके बीच का जो एंगल होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो जब 180 डिग्री का एंगल बनता है दो वेक्टर्स के बीच में, तो आपका वो जो वेक्टर होते हैं वो आपस में कैसे हो जाते हैं? एंटी पैरेलल। और पैरेलल में दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल जो होना चाहिए वो 0 डिग्री बनना चाहिए, है ना। फिर और छोटी छोटी डेफिनेशन से अपन आगे बात करें तो एक और प्रकार के वेक्टर्स होते हैं जिनको बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। अब ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं बच्चों? जैसे पैरेलल वेक्टर में एंगल 0 है, एंटी पैरेलल वेक्टर में 180 है, तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स में जो आपका एंगल होगा बच्चों ए और बी वेक्टर के बीच में वो 90 डिग्री होगा। जब एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स 90 डिग्री होता है तो उनको हम कौन सा वेक्टर बोलते हैं बच्चों? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो आई होप आपको क्लियर है, बड़ी सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन है, और ऐसे उनका नेम ही आ जाए तो नाम से ही आप समझ जाते हो कि उनका क्या मतलब है ना। तो आई होप आपको ये इतने टाइप्स के वेक्टर्स क्लियर हैं। और भी प्रकार के वेक्टर्स होते हैं वो हम अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो देखिए बच्चों 6 टाइप्स के मैंने आपको वेक्टर बता दिए हैं, और वेक्टर्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 7 टाइप का आपका वेक्टर है उनको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स। अब ये एक्सियल वेक्टर क्या होता है तो ध्यान समझे, ये हालांकि हम पढ़ेंगे रोटेशन के, रोटेशन वाले चैप्टर में, जब आपका रोटेशनल मोशन आएगा 7th चैप्टर जो है, या फिर हम एंगुलर स्पीड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आपका मोशन इन प्लेन में पढ़ेंगे, तब ये एक्सियल वेक्टर्स आएंगे। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये आपका ऐसा एक प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक। अब मान लीजिए इसमें कोई पार्टिकल है वो इस तरीके से घूम रहा है, ये सर्कुलर मोशन का पार्ट है। एक्सियल वेक्टर्स जो होते हैं वो सर्कुलर मोशन में आएंगे, ठीक। तो ऐसे ये सर्कल कर रहा है बार 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 बार। अब ये कैसे घूम रहा है बच्चों हॉरिजॉन्टल प्लेन में? तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। तो इस जब कोई पार्टिकल ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो उसकी डायरेक्शन जो होती है वो एक्सिस के अलोंग होती है, एक्सिस के अलोंग। ये इस सर्कल का एक्सिस है भाई, ये इस सर्कल का एक्सिस है ना ये। तो एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन होती है। तो ऐसे वेक्टर्स जो रोटेशन मोशन कर रहे होते हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, उनकी डायरेक्शन हम एक्सिस के अलोंग लेते हैं। तो उनको कौन सा वेक्टर बोला जाता है बच्चों? एक्सियल वेक्टर्स। जैसे यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी बाद में आप पढ़ोगे, तो जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो अब इसके एक्सिस के अलोंग दो डायरेक्शन हो सकती हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो हम कौन सी डायरेक्शन लेंगे? तो इसके लिए यूज किया जाता है बच्चों राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। और ये कोई नई चीज नहीं है आपके लिए राइट हैंड थंब रूल, ये आप 10th में पढ़ के आए हो मैग्नेटिक फील्ड में, वैसा ही है, वही है। देखो ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आपका अंगूठा, भाई जो आपकी कर्लिंग फिंगर्स है राइट हैंड की, वो आपका सर्कुलर मोशन कराओ जिस जिस सेंस में, और जो आपका थंब है वो आपको एक्सियल वेक्टर्स की डायरेक्शन देगा। तो इसमें अगर आप राइट हैंड को, राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आपका थंब ऊपर की ओर आएगा। तो जब आपका पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो ऊपर की तरफ होता है एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन, एक्सिस के अलोंग। तो इस वेक्टर को एक्सियल बोलते हैं। और अगर मान लीजिए आपका कोई पार्टिकल ऐसे घूमता क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज के लिए आप ऐसे घुमाते अपना, तो थंब कहां था बच्चों? नीचे, है ना, ये सब जानते हो आप। तो फिर एक्सियल वेक्टर नीचे की तरफ होता। तो आप समझ चुके हो कि एक्सियल वेक्टर्स का यूज कहां करना है। एक्सियल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो जिनकी डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग होती है, और उन पार्टिकल्स के लिए, उन क्वांटिटीज के लिए एक्सिस के अलोंग होता है जो सर्कुलर मोशन या फिर रोटेशनल मोशन करते हैं, है ना। तो इन वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों?
एक्सियल वेक्टर्स। तो देखिए बच्चों, आपका एक्सियल वेक्टर भी हमने समझ लिया है ना। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टाइप का वेक्टर है उसको बोला जाता है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, और ये नेगेटिव वेक्टर हमें यूज में आने वाला है। अभी तक जितने भी टाइप पढ़े वो तो सिर्फ आपको मैंने नाम बता दिए, क्योंकि कभी अगर नाम आ जाए तो आप घबराएं ना। लेकिन रियलिटी में जो टाइप का वेक्टर हमें ज्यादा यूज में आएगा वो है नेगेटिव वेक्टर। तो इसको अच्छे से समझ लें आप। तो जैसे मान लीजिए ये आपका ए वेक्टर है बच्चों, इस तरीके से ये कोई वेक्टर है जिसको हमने ए वेक्टर बोल दिया। अब ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर निकालना है, मतलब हमें एक ऐसा वेक्टर बी बनाना है जो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर हो। अब आप ध्यान से देखो, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर का मतलब क्या है? क्या मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो गया? नहीं, मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव होता है, वो तो नंबर और यूनिट होता है, तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव वेक्टर का, नेगेटिव साइन का फिर क्या मतलब हुआ नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर? कि उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई। भाई आपको मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना है। नेगेटिव वेक्टर जब आप करोगे तो आपको जो लेंथ है वेक्टर की वो उतनी ही रखनी है, बट अब उसमें करना क्या है? आपको उसमें डायरेक्शन अपोजिट कर देना है। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? कि मैग्नीट्यूड रिमेन सेम बट डायरेक्शन गेट्स अपोजिट टू द ओरिजिनल वेक्टर। तो ए वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी थी, आपने लेंथ उतनी रखी, और जो नेगेटिव है माइनस ए वेक्टर, उसमें आपने डायरेक्शन ए के अपोजिट कर दिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव ऑफ वेक्टर। यानी कोई भी वेक्टर ऐसे है, मान लीजिए ये फोर्स वेक्टर ऐसे, तो आपको माइनस एफ वेक्टर निकालना है। तो आप क्या करो, लेंथ उतनी रखो और डायरेक्शन अपोजिट कर दो, तो वो माइनस एफ वेक्टर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर में मैग्नीट्यूड रिमेन सेम बट डायरेक्शन इज अपोजिट टू द ओरिजिनल वेक्टर। डायरेक्शन आपकी अपोजिट हो जाती है। तो देखिए बच्चों, जो आपका नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर है, नाइन्थ वाला, उसको हम बोलते हैं जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। या तो आप जीरो वेक्टर बोल लो या नल वेक्टर बोल लो। इसका मतलब क्या होता है? ये जीरो वेक्टर और नल वेक्टर का मतलब ये है कि आपका मैग्नीट्यूड जो है वो वेक्टर का जीरो होगा, एंड डायरेक्शन का हमें कोई पता नहीं होगा। डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी। डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी। डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, उसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चों? जीरो। अब ये जीरो और नल वेक्टर को डिफाइन करने का मतलब क्या है? एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका ऐसा एक ब्लॉक है बच्चों, ब्लॉक, और इस ब्लॉक पर मान लीजिए यहां पर F1 फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का इस डायरेक्शन में। F1 फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में आपका F2 फोर्स लग रहा है, वो भी 10 न्यूटन का है, बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जब किसी ब्लॉक पर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं तो नेट फोर्स कितना हो जाता है बच्चों? जो नेट फोर्स होगा आपका वो तो F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर होगा। अब यहां पे देखो कि जब F1 माइनस F2 करोगे, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे। ये अभी मैं आपको रूल बताऊंगा तो उसमें भी यही चीज आएगी, लेकिन ये तो आप पहले से ही जानते हैं कि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं तो जो नेट फोर्स होता है दोनों का समेशन होता है, एक दूसरे को माइनस कर देते हैं, तो 0 न्यूटन आता है बच्चों, 0 न्यूटन आता है। लेकिन यहां पर एक दिक्कत है, अगर आप सिर्फ 0 न्यूटन बोल दोगे ना तो यहां पे गड़बड़ है, क्योंकि 0 तो स्केलर होगा। एक्चुअली में आपको इसको जीरो वेक्टर बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि याद करो यूनिट एंड डायमेंशन में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताया था। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में मैंने आपको क्या बताया था बच्चों? कि दो वेक्टर्स, मतलब दो चीजें अगर ऐड हो रही हैं या सब्सट्रैक्ट हो रही हैं तो उसका आंसर भी, उसकी इक्वेशन का जो आंसर होता है वो भी वही क्वांटिटी आता है। जैसे दो मास को अगर आप ऐड करोगे या दो मास को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर भी मास में ही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मास को टाइम से माइनस कर दो या मास को आप किससे प्लस कर दो, टेम्परेचर से। ऐसा नहीं है, आपको दो सेम क्वांटिटी को ही ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और आंसर भी वही क्वांटिटी आती है। तो यहां पे देखो फोर्स से फोर्स माइनस हो रहा है, तो जो रिजल्ट आना चाहिए वो भी वेक्टर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर का सब्सट्रैक्शन हो रहा है। तो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन स्केलर नहीं आ सकता, तो केवल 0 नहीं आ सकता। तो दो वेक्टर्स ऐड होके 0 मिल सकते हैं या सब्सट्रैक्ट होके 0 मिल सकता है उसका आंसर, तो उस समय उसको वेक्टर ही डिफाइन करना पड़ेगा। इसलिए हमने किसका कॉन्सेप्ट माना हुआ है? जीरो वेक्टर का और नल वेक्टर का। अब आप ध्यान से देखो, इसका मैग्नीट्यूड तो 0 हो गया, दोनों ने नेट फोर्स क्या कर दिया? 0 कर दिया।
लेकिन हमें डायरेक्शन का कोई पता ही नहीं है क्योंकि मैग्नीट्यूड ही उसका 0 है। इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्शन को क्या बोल दिया है, आर्बिट्रेरी। क्योंकि आप पक्के तौर पर नहीं बोल सकते हो कि जीरो वेक्टर की डायरेक्शन राइट साइड है कि जीरो वेक्टर की डायरेक्शन लेफ्ट साइड है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही 0 हो गया है ना। तो इसलिए हमने एक डिफाइन कर दिया है जीरो और नल वेक्टर, ताकि हम जब दो वेक्टर्स को सब्सट्रैक्ट करें तो उसका आंसर भी कितना है बच्चों, 0। तो वो 0 स्केलर क्वांटिटी ना हो, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोल सकें। इसलिए हमने जीरो और नल वेक्टर को डिफाइन किया हुआ है, जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है बट डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी। आई होप आपको नल वेक्टर और जीरो वेक्टर क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों, अब हमारा जीरो और नल वेक्टर भी हो चुका है। तो नेक्स्ट टाइप का जो वेक्टर है हम उसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स। अब ये इक्वल वेक्टर्स का क्या मतलब होता है, तो आप याद रखेंगे जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेक्टर्स के पास दो चीजें है ना, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। तो दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स तभी कहलाएंगे जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है तो वो इक्वल वेक्टर्स नहीं है, अगर सिर्फ डायरेक्शन सेम है तो भी वो इक्वल वेक्टर्स नहीं है। उनका दोनों सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टू वेक्टर्स आर said to be equal vectors if their magnitude as well as directions are equal। तभी आप उन वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर्स बोलोगे। देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक में बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं ना बच्चों। यहाँ पे आपका F1 फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, जिसका मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन है। आपका F2 फोर्स भी लग रहा है इस डायरेक्शन में, जिसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है। आपका ये ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है F3, जिसका मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन है। एक और फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है F4, जिसका मैग्नीट्यूड भी 20 न्यूटन है। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान से देखो, तो इसमें क्या F1 वेक्टर और F2 वेक्टर इक्वल है, आप ऐसा बोल सकते हो। देखो इनकी डायरेक्शन भले ही सेम है बच्चों, F1 और F2 की, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड तो सेम है ही नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि F1 वेक्टर और F2 वेक्टर को आप पूछा जाए तो ये तो बच्चे बड़ी जल्दी बता देते हैं कि मैग्नीट्यूड में सर अंतर है, तो क्यों इक्वल होंगे, तो दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई F1 वेक्टर और F3 वेक्टर के बीच में क्या रिलेशन है, F1 और F3, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनका सर मैग्नीट्यूड सेम है तो इक्वल वेक्टर्स है। नहीं, गलत है। F1 की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है और F3 की डायरेक्शन वर्टिकल है। इनका मैग्नीट्यूड भले ही सेम है F1 F3 का, बट इन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए ये अभी भी इक्वल वेक्टर्स नहीं है। आपको मैंने क्या बोला, इक्वल वेक्टर्स के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। और यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो एक पेयर है ऐसा F3 F4, तो F3 वेक्टर और F4 वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी वर्टिकल है, तो ये दोनों इक्वल वेक्टर्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वल वेक्टर्स का क्या मतलब होता है ना। तो ये बच्चों टाइप्स ऑफ वेक्टर थे। इसके बाद इसमें एक दो टाइप के वेक्टर और होते हैं जो हम बाद में कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेक्टर कर लिए हैं, कई सारे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हमने पढ़ लिए है ना। तो यहाँ पर इक्वल वेक्टर्स तक हमने कर लिया है। एक और वेक्टर होता है, एक टाइप का और वेक्टर होता है, वो भी आप देख लीजिए, कभी कभी काम में आ जाता है हमारा। इसको बोलते हैं 11th जो टाइप का वेक्टर है उसको बोलते हैं कॉन्करेंट वेक्टर, है ना बच्चों, कॉन्करेंट वेक्टर्स। अब ये कॉन्करेंट वेक्टर्स क्या होते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। टू और मोर वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स, two or more vectors are said to be concurrent, are said to be concurrent when they intersect each other, they intersect each other, intersect each other
और their line of action passing through common point है ना। इसका क्या मतलब मैं आपको समझाता हूं। दो या दो से ज्यादा कितने ही वेक्टर हो सकते हैं, वो कॉन्करेंट कहलाते हैं अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें या फिर उनकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो किसी कॉमन पॉइंट से पास करे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बच्चों एक ब्लॉक है, तो एक ब्लॉक पर ऐसे फोर्स लग रहा है F1, ऐसे फोर्स लग रहा है F2, ऐसे फोर्स लग रहा है F3, है ना। तो ये तीन फोर्स लग रहे हैं और ये एक सिंगल बॉडी पे लग रहे हैं, तो ये सब फोर्सेस एक सिंगल बॉडी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो तीनों फोर्सेस हैं F1, F2, F3, these three forces are concurrent, हम इन फोर्सेस को कॉन्करेंट बोलेंगे। या फिर क्या हो कि आपका इस तरीके से एक ऐसा फोर्स है F, फिर एक यहाँ पर कहीं पर आपका फोर्स लग रहा है F2, और फिर यहाँ पे कहीं पर आपका एक फोर्स लग रहा है F3। ऐसे तीन फोर्सेस हैं। अब ये तीनों आपको दिखाई दे रहा है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट इनकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्सटेंड करो, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसकी लाइन को एक्सटेंड करो, ऐसे इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, है ना। फिर ये ऐसे और फिर ये ऐसे एक्सटेंड करो। तो देखो तीनों को एक्सटेंड करने के बाद, तीनों फोर्सेस की लाइन, तीनों वेक्टर्स की लाइन को एक्सटेंड करने के बाद इनके लाइन ऑफ एक्शन एक कॉमन पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो अगर ऐसे भी फोर्सेस हैं जिनकी लाइन ऑफ एक्शन मीट करते हैं तो उनको भी कॉन्करेंट फोर्स बोलते हैं। या फिर एक्चुअल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो भी हम उनको क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट फोर्सेस बोलेंगे, कॉन्करेंट वेक्टर्स बोलेंगे, है ना बच्चों। तो वो मैंने फोर्स के एग्जांपल समझाया, लेकिन कोई भी वेक्टर हो सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कॉन्करेंट वेक्टर क्या होता है। इनका इस्तेमाल ज्यादातर यूज होगा एनएलएम में, तो एनएलएम में बहुत यूज करेंगे हम। तो वहां पे जब हम सवाल करेंगे तब आपको और अच्छे से कैसे इनको सॉल्व किया जाता है वो समझ में आएगा, है ना। तो ऐसे वेक्टर्स जो एक ही कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट कर रहे हो या इंटरसेक्ट कर रहे हो, या उनके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ पॉइंट एक्सटेंड करने के बाद, लाइन ऑफ एक्शन एक्सटेंड करने के बाद किसी कॉमन पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो ऐसे फोर्सेस को हम या ऐसे वेक्टर्स को हम कॉन्करेंट वेक्टर्स बोलते हैं ना। तो आई होप बच्चों आपको ये क्लियर है। ये बच्चों मैं आपको एक बात और बता दूं, इसमें एक और टाइप का वेक्टर होता है जिसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं, लेकिन अभी मैं वो उसको नहीं बता रहा हूँ यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर के साथ और भी कुछ हमें सीखना है जिसको हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, है ना। वो कंपोनेंट करेंगे या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करेंगे, तो जब मैं वो पढ़ाऊंगा आपको कुछ समय के बाद, तब मैं आपको वहां पे यूनिट वेक्टर एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो कई बार किताबों में यूनिट वेक्टर पहले देते हैं, तो आप ऐसा मत कंफ्यूज होना कि सर ने यूनिट वेक्टर नहीं पढ़ाया। यूनिट वेक्टर हम पढ़ेंगे लेकिन थोड़े समय के बाद, ताकि जहां पर उसका यूज हो वो यूज हम समझ पाए, है ना, कि क्या यूज है। ठीक है बच्चों, तो अभी तो आप इतने ही टाइप्स के वेक्टर पढ़ लीजिए, और अब हम वेक्टर के अलजेब्रा पे चलते हैं। मतलब अब वेक्टर का एडिशन कैसे होता है पहले ये देखेंगे, फिर सब्सट्रैक्शन देखेंगे, फिर उसका मल्टीप्लाई कैसे होता है वो देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वेक्टर एडिशन से।